अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया हुआ है इंग्लिश, तो इस क्लास में आप देखेंगे इंग्लिश के सभी यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चंस को आप लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस आने की 80% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, जो कि आपके 8 यूनिट हैं। सभी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें कि आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें आपको पढ़ना होगा कंट्रीब्यूशंस ऑफ श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडा एंड नयनतारा सहल। ये कुछ राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं सभी राइटर्स का एक एक करके कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन, इस यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसका क्या मतलब है, यह क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है उसका आंसर आपको देना होता है 250 वर्ड्स या फिर 300, इसी के बीच में आपको आंसर देना होता है, तभी आपको लॉन्ग से पूरा नंबर मिलेगा, जो कि 10 या 15 नंबर का होता है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं लॉन्ग टाइप का, जिससे कि मान लीजिए लॉन्ग आए तब अभी आप लिख सकें और शॉर्ट में पूछा जाए तब भी लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश व्हाट इज़, क्या है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। चलिए देखते हैं आंसर को। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश रेफर टू ऑल वर्क्स रिटन बाय इंडियन ऑथर्स इन इंग्लिश। तो भारतीय जो राइटिंग इन इंग्लिश, भारत में जो लिखा गया है इंग्लिश में, भारत का जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश का साहित्य है, रेफ़र करता है, बताता है टू ऑल वर्क्स, जो सभी वर्क्स हैं रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाई इंडियन ऑथर्स इन इंग्लिश, भारतीय लेखकों द्वारा जो वर्क्स हैं, जो रिटन वर्क्स हैं, जो उन्होंने लिखा है, उसी को कहा जाता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। इट बिगेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड बिकेम अ ब्रिज। इसकी शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, एंड बीकेम अ ब्रिज, और यह बना एक ब्रिज की तरह यह काम करता है इंडियन राइटिंग, जो कि बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न एक्सप्रेशन, जो कि इंडिया के भारत की जो संस्कृति है और वेस्टर्न जो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। द पर्पस वॉज टू टेल, इसका मुख्य उद्देश्य यह है इंडियन स्टोरीज इन अ ग्लोबल लैंग्वेज, जो भारतीय ऑथर्स के द्वारा इंग्लिश में इन्होंने राइटिंग लिखा है, जो वर्क्स इन्होंने इंग्लिश में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसका मेन पर्पस यही है कि जो इंडिया की स्टोरीज़ हैं, जो कल्चर हैं, उसको ग्लोबल लैंग्वेज में करें, जिससे कि भारत के अलावा बाकी देश जो हैं वो भी भारत की संस्कृति, यहाँ की विचारधाराओं के बारे में जानें। एक बार शॉर्टकट में फिर से रिवाइज कर लीजिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश क्या होता है। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का मतलब है कि जो इंडियन ऑथर्स के द्वारा वर्क्स हैं, रिटन वर्क्स हैं, जो उन्होंने लिखा है इन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी को कहा जाता है इंडियन राइटिंग इंग्लिश, जिसकी शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों के शासनकाल से, और यह एक ब्रिज का काम करता है वेस्टर्न, मतलब अदर कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एक्सप्रेशन यानी भावनाओं को समझने का एक ब्रिज की तरह है ये राइटिंग, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यह जो है भारत की स्टोरीज़, भारत की जो कहानियाँ हैं, वो सब भारत के साथ साथ तो जो है
वो दूसरे देश भी इसके बारे में जाने। यह चूँकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। राइटर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ये एक राइटर हैं, एंड हेनरी डेरोजियो वर अर्ली वॉइसेस। सबसे पहले जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है उसकी शुरुआत किससे की? राजा राम मोहन राइटर थे, हेनरी थे, इन्होंने जो है अर्ली वॉइसेस, ये सबसे पहले राइटर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, आवाज़ दिया। लेटर, बाद में जो है उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि गिव स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन टू इंडिया। इनके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि एक प्रमुख इनका वर्क है, गीतांजलि यानी इनका रचना है। गीतांजलि में इन्होंने अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशन और भाव, इन सभी को एक्सप्रेस किया है इसके बारे में टू इंडिया, जिसमें इन्होंने इंडिया की स्पिरिचुअलिटी के बारे में सभी बताया है। उसके बाद आते हैं दूसरे राइटर जो कि हैं श्री अरबिंदो, कंबाइंड फिलोसफी विद पोइट्री। अरबिंदो जो हैं इन्होंने कंबाइंड किया फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र विथ पोइट्री, काव्य रूप में इन्होंने कविता के रूप में फिलॉसफी, भारतीय जो भारत का जो इन सावित्री अरबिंदो की एक फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने फिलॉसफी, जो भारत के दर्शन है, भारत के जो। उसके बाद राइटर आती हैं सरोजनी नायडू, एक्सप्रेस द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेनहुड। आर के नारायण सोड सिंपल इंडियन लाइफ इन मालगुडी डेश। मुल्क राज आनंद रेज्ड सोशल इशू लाइक अनटचेबिलिटी। तो इस तरह से राइटर्स हैं जिन्होंने अपना अलग अलग फील्ड्स में अपना थीम है, अलग अलग थीम पे इन्होंने राइटिंग लिखा। और जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो स्पिरिचुअल और इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करते हैं और अपनी राइटिंग में, और श्री अरबिंदो जो हैं वो फिलॉसफी को जो है विद पोइट्री फॉर्म में, जो इनकी फेमस एक राइटिंग है सावित्री, फेमस वर्क है इनका। सरोजनी नायडू जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं, बताती हैं ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया ह्यूमनहुड। एंड आर के नारायण जो हैं वो शोड सिंपल इंडियन लाइफ। आर के नारायण जो हैं इंडिया के जो सिंपल लाइफ स्टाइल है, मालगुडी डेज, एक विलेज के ऊपर इन्होंने फिशंस राइटिंग किया है। उसके बाद दूसरे राइटर जो आते हैं वो हैं मुल्क राज आनंद, जो कि सोशल इश्यूज, समाज में जो समस्याएं हैं लाइक अनटचेबिलिटी, इन सभी पर इन्होंने इन सभी को अपनी राइटिंग का थीम बनाया है। तो ये हो गए राइटर्स। आप देखते हैं आगे। Thus Indian writing in English is not Western. It's Indian in soul, English in form. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन राइटिंग जो है, भारतीय जो रचनाएं हैं इंग्लिश में, ये वेस्टर्न नहीं है बल्कि यह भारत की सौल आत्मा है, जो कि इंग्लिश फॉर्म में है। तो हिंदी में एक बार समझ लीजिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश क्या है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का अर्थ है कि भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया साहित्य। इसमें भारत की संस्कृति, समाज, अध्यात्म झलकता है। टैगोर, अरबिंदो, नायडू, नारायण और आनंद जैसे लेखकों ने भारतीयता को विश्व तक पहुंचाया है। यूनिट फर्स्ट का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पर? रविन्द्रनाथ के कंट्रीब्यूशन पर, कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन राइटिंग में या इंग्लिश के साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है। तो चलिए देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट एशियन नोबेल लिटरेट।
रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले एशियन थे जिन्होंने नोबल पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया फॉर गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले एशियन थे जिन्होंने नोबल पुरस्कार मिला था। हिज पोएट्री इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ, लव एंड ह्यूमनिज्म। इनकी जो पोएट्री है, इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वह फुल हैं किससे? स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म, लव और ह्यूमनिज्म मानवता से। इन सभी यही इनका थीम है राइटिंग का। थ्रू हिज राइटिंग्स टैगोर प्रेजेंटेड इंडिया। थ्रू हिज राइटिंग, इनकी राइटिंग जो है टैगोर की प्रेजेंटेड दिखाती है इंडिया एज अ लैंड ऑफ पीस एंड हारमोनी। क्या प्रेजेंट करती है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ शांति और भाईचारा है। He believed in the unity of mankind where the mind is without fear। वह ऐसा मानते थे कि एकता जो है became a global anthem for freedom। यह जो है एक एंथम बना एक फ्रीडम के लिए। हिज नोबेल लाइक गोरा एंड होम एंड द वर्ल्ड पोर्ट्रेयर इंडियन सोसाइटी एंड नेशनलिज्म। इनकी दो बहुत ही पॉपुलर नोवेल्स हैं जिनका नाम है गोरा एंड दी होम एंड दी वर्ल्ड। ये जो दो इनकी नॉवेल्स हैं या मुख्य रूप से इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और राष्ट्रवाद को दिखाती हैं। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन जो कि है, इस तरह से आप लिखने के बाद फिर पॉइंट्स में आंसर को लिखिए जिससे कि वर्ड लिमिट जो है कंप्लीट हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस लायरिक ब्यूटी इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो एक लायरिक ब्यूटी होती है, लयात्मक जिसे कहते हैं, इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इन्होंने मुख्य रूप से कविताएं लिखी लाइट्रिक फॉर्म में। फिर दूसरा है ब्लेंडेड इंडियन फिलॉसफी विद वेस्टर्न टेक्निक। इन्होंने इंडिया की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है इंडिया का, विथ वेस्टर्न टेक्निक। वेस्टर्न टेक्निक यानी पश्चिमी जो माध्यम है, ये लैंग्वेज जिसे कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसमें इन्होंने इसे प्रेजेंट किया। इसी के साथ थर्ड पॉइंट, इंस्पायर्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट थ्रू आर्ट एंड एजुकेशन। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसके जो है संस्थापक यही हैं, इन्होंने क्या इंडियंस को इन्होंने इंस्पायर किया आर्ट यानी कला और एजुकेशन के द्वारा। विश्व भारती जो कि एक यूनिवर्सिटी का नाम है। तो फिर देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन हिंदी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के माध्यम से भारत की आत्मा को व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में प्रेम, अध्यात्म और स्वतंत्रता का संदेश है। इनकी जो कविताएं हैं उसमें प्रेम के बारे में, अध्यात्म और स्वतंत्रता का संदेश देती हैं। वे साहित्य और शिक्षा दोनों के माध्यम से भारत को विश्व स्तर पर ले गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। श्री अरबिंदो का क्या योगदान है भारतीय इंग्लिश साहित्य में, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में। आंसर देखते हैं। श्री अरबिंदो वॉज अ फिलोसफर पोइट। ये एक दार्शनिक कवि हैं श्री अरबिंदो, एंड अ स्पिरिचुअल लीडर, और एक आध्यात्मिक नेता भी माने जाते हैं। हिज ग्रेटेस्ट वर्क सावित्री इज अ लॉन्ग masterful poem describing the soul journey toward divine truth।
श्री अरबिंदो का फेमस वर्क जो है, ग्रेटेस्ट वर्क, जिसका नाम है सावित्री, जो कि एक लॉन्ग मिस्ट्रिकल यानी बहुत ही रहस्यवाद तरीके से एक पोएम, इस कविता को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि इन्होंने साउल्स जर्नी टूवर्ड डाइवन ट्रुथ, जो डाइवन यानी गॉड जो है उनके ट्रुथ के बारे में, उनकी के बारे में इन्होंने मुख्य रूप से बताया है। He combined yoga, spirituality and poetry, creating a new path called इंटीग्रल योगा। इन्होंने कंबाइन किया योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड पोइट्री, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्रिएट अ न्यू पाथ, एक नया रास्ता बनाया जो कि कहलाता है इंटीग्रल योगा। हिज वर्क शोज, इनका वर्क जो है वो दिखाता है इंडियन क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड डाइवाइन रियलाइजेशन। Aurobindo believed literature should uplift the soul, not just entertain. अरविंदो ऐसा मानते थे कि लिटरेचर, साहित्य जो है वो जो है आत्मा से संबंधित हो, केवल एंटरटेन यानी मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए। थ्रू हिज पोएट्रिक विजन, उनका जो कविता लिखने का विज़न था, उद्देश्य था, गिव इंडियन राइटिंग आ फिलॉसफिकल आइडेंटिटी। इनकी राइटिंग जो है इंडिया को देता है एक फिलॉसफिकल यानी दार्शनिक पहचान देता है। इनकी सावित्री जो एक स्पिरिचुअल वर्क है इनका। श्री अरविंदो दार्शनिक कवि थे। सावित्री में उन्होंने आत्मा की दिव्य यात्रा को कविता के माध्यम से दिखाया था। उनका मानना है कि साहित्य मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाए। उन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को अध्यात्म से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर थीम ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य है इसका क्या क्या थीम रहा है, मुख्य रूप से किन विषयों पर राइटर्स ने वर्क किया है। तो सबसे पहला जो आता है इंट्रोडक्शन, आप लिखिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कवर्स वेरियस थीम। जो भारतीय साहित्य है इंग्लिश का वो बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है। जैसे कि सबसे पहला आता है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयवाद, जिसमें कि लव फॉर दी मदरलैंड, मातृभूमि से प्रेम के बारे में इन्होंने बताया है। जैसा कि टैगोर और सरोजनी नायडू नेशनलिज्म के दो फेमस राइटर्स हैं। सेकंड थीम जो है वो है सोशल रिफॉर्म, जिसमें कि फाइट अगेंस्ट कास्ट, जो समाज में जो समस्याएं इशूज़ चल रहे हैं उनके लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई, जैसे कि कास्ट यानी जाति प्रथा जो चल रही है, जो गरीबी है, इन सभी के लिए मुल्क राज आनंद ने जो है अपनी राइटिंग में इन सभी चीज़ों को शामिल किया है। थर्ड आता है स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म के बारे में, सर्च फॉर गॉड, जो कि अरविंदो ने लिखा है। फोर्थ नंबर पर आता है ट्रेडिशन वीएस मॉडर्निटी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, जो कि नयनतारा संघल, कमला मारकन्या, ये दोनों मॉडर्न राइटर्स हैं। तो इन्होंने भारत के जो रीति रिवाज हैं और जो आधुनिकता है इसके बारे में इन्होंने लिखा है। नंबर 5 पर आता है थीम, जो कि है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें कि वुमेन्स वॉइस एंड आइडेंटिटी, महिलाओं के आवाज़ और पहचान के लिए इन्होंने इस थीम पर भी राइटिंग लिखा है, बहुत सारे वर्क्स किए हैं। दीज थीम्स मेक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रिच। इन सभी थीम से मिलकर, विषयों से मिलकर जो भारत का इंग्लिश लिटरेचर है, जो भारत का अंग्रेजी साहित्य है, रिच यानी धनी, डाइवर्स एंड डीपली इमोशन, इन सभी चीज़ों से मिलकर भारत का साहित्य अंग्रेजी साहित्य बना है। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के मुख्य विषय हैं राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सुधार, अध्यात्म, परंपरा, आधुनिकता का संघर्ष, नारी सशक्तिकरण। ये विषय भारत की आत्मा को दर्शाते हैं।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट शॉर्ट नोट ऑन आर के नारायण। आर के नारायण जो कि एक इंडियन राइटर हैं। आर के नारायण जो कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन नॉवेलिस्ट। ये भारत के एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। कौन? आर के नारायण। ही क्रिएटेड द इमेजरी टाउन। इन्होंने एक काल्पनिक टाउन बनाया है, गांव बनाना है, जिसका नाम है मालगुडी। शोविंग द ह्यूमर एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इंडियन लाइफ। जो कि यह टाउन जो है यह क्या दिखाता है? ह्यूमर यानी हास्य एंड सिंप्लिसिटी यानी सरलता जो होती है इंडियन लाइफ की, भारतीय जीवन की। ही वर्क्स लाइक इनके जो अन्य वर्क हैं, अन्य जो इन्होंने राइटिंग लिखा है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द गाइड आर फुल ऑफ वर्थ ट्रेडिशन एंड जेंटल आयरनी। इसके अलावा इन्होंने 2-3 और रचना की है जिसका नाम है स्वामी फ्रेंड्स, द गाइड आर फुल ऑफ वार्मथ एंड ट्रेडिशन एंड जेंटल आयरनी। He used simple English language to describe ordinary people's dream and struggles। इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया है डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए। ऑर्डिनरी मतलब साधारण लोग जो हैं, उन साधारण लोगों के जो सपने हैं और उनके स्ट्रगल यानी उनके जो भी संघर्ष हैं इसके बारे में। नारायण मेड रीडर लव एंड थिंक एट द सेम टाइम। नारायण जो है वो बनाते हैं रीडर जो भी उनकी वर्क्स को, जो भी उनके फिक्शंस को पढ़ता है वह जो है मतलब उसमें हंसी आती है, लव करता है, वह उसका मूड जो है अच्छा हो जाता है एंड सेम टाइम साथ ही वह सोचने पर भी मजबूर होता है। दिस इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ, जो कि एक बहुत बड़ी उनकी राइटिंग की स्ट्रेंथ। आर के नारायण ने साधारण भारतीय जीवन को बहुत सरल और हास्यपूर्ण तरीके से दिखाया है। मालगुडी डेज में उन्होंने लेखन आम लोगों की भावनाओं से जोड़ा है। वे भारत के यथार्थ को अंग्रेजी में खूबसूरती से पेश करते हैं। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद। एक प्रकार से जितने भी आपके राइटर्स हैं उन सभी के कंट्रीब्यूशन को हमने इंक्लूड करने का ट्राई किया है और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। अगर कोई भी डाउट है या किसी दूसरे टॉपिक पर कोई भी क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद टू इंडियन इंग्लिश फिक्शंस। जो भारतीय फिक्शंस हैं उसमें मुल्क राज आनंद का क्या योगदान है, चलिए जानते हैं। आंसर लिखिए। मुल्क राज आनंद इज़ नोन एज द वॉइस ऑफ पुअर। मुल्क राज आनंद जो कि जाने जाते हैं वॉइस ऑफ पुअर, गरीब लोगों की आवाज़ के रूप में ना। हिज नोवेल्स, उनकी नोवेल्स जो हैं, उनके उपन्यास जो हैं मुख्य रूप से फेमस जो हैं बहुत ही ज़्यादा नोवेल्स लाइक अनटचेबल एंड कूली। कूली और अनटचेबल जो इनकी 2 फिक्शंस हैं। शोज द पेन ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास, जो कि दिखाते हैं जो ऑप्रेस्ड क्लास हैं भारत में, जो शोषित वर्ग है उन सभी के पेन दुख को दिखाता है। अनटचेबल एंड कूली। ही हाईलाइट सोशल इनजस्टिस। ये जो है मुल्क राज आनंद ये हाईलाइट करते हैं, मुख्य रूप से क्या दिखाते हैं? सोशल इनजस्टिस, समाज में जो अन्याय हो रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति भेदभाव है, और ह्यूमन डिग्निटी, इन सभी के बारे में ये अपनी रचनाओं में इन सभी शोषित वर्गों के बारे में दिखा रहे हैं। आनंद यूज्ड रियलिज्म, ही व्रॉट अबाउट ट्रुथ।
आनंद जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकी स्टोरीज़ रियलिस्टिक हैं। और ही ब्रॉट अबाउट ट्रूथ, ये सच्चाई के बारे में लिखते हैं, नॉट फैंटेसी, ये जो है कोई कल्पना या सपने के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो एक ट्रुथ है, सच्चाई है समाज की, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हिज सिंपैथी फॉर कॉमन पीपल मेड, इनकी जो सिंपैथी है, इनकी जो संवेदना है फॉर कॉमन पीपल, साधारण लोगों के लिए, मेड हिज राइटिंग पावरफुल, इनकी राइटिंग को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, एंड इमोशनल, और बहुत ही भावुक और पावरफुल बनाती है इनकी सिंपैथी जो कॉमन लोगों के लिए है। मुल्कराज आनंद ने समाज के निचले वर्गों की पीड़ा को अपनी कहानियों में जीवंत किया। मुल्कराज आनंद जो हैं वो जो निचले जाति के लोग हैं, जैसे कि गरीब हो गए और अन्य जाति के लोग जिन्हें बहुत ही नीच जाति का समाज में दर्जा दिया गया था उस समय, उन्हें जो है उनकी पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि उनके जीवन में कैसे कैसे कठिनाइयाँ आ रही हैं। एंड अनटचेबल में उन्होंने अछूत लड़के बक्खा के माध्यम से जातिवाद पर प्रहार किया है। उनका साहित्य समाज सुधार का माध्यम माना जाता है। आनंद जो थे R.K. नारायण, इन्होंने समाज सुधार के लिए अपनी रचनाओं में जातिवाद जो है और अन्याय जो भी हो रहे हैं, इन सभी को अपनी रचनाओं में शामिल किया, जिससे कि समाज में सुधार हो, जागरूकता आए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नोट ऑन सरोजनी नायडू पोएट्री। सरोजनी नायडू की जो पोएट्री है, जो कविताएं हैं, जो काव्य रचनाएं हैं, उन पर एक नोट लिखिए, उन पर एक निबंध बनाइए या उनके बारे में कुछ लिखिए। तो चलिए देखते हैं। सरोजनी नायडू कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू कही जाती हैं भारत की बुलबुल। व्रॉट लायरिक पोयम, जिन्होंने कविताओं को लिखा है बहुत ही लायरिक यानी गाया, जिन्हें हम गा कर पढ़ सके, इसीलिए इन्हें नाइटिंगेल भी कहा जाता है। जो कि फुल ऑफ मेलोडी एंड पैट्रिज्म, जो कि देशभक्ति से भरी हुई हैं, हर कलेक्शंस। और इनके कुछ फेमस वर्क हैं, कुछ रचनाएं हैं, राइटिंग्स हैं, जिनका पहला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द ब्रोकन विंग, सेलिब्रेट इंडियन कल्चर, नेचर एंड लव, जिसमें कि इन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया है भारतीय संस्कृति, नेचर, प्रकृति के बारे में एंड देश प्रेम के बारे में। इन्होंने इन रचनाओं में, यही इनकी थीम है रचनाओं की। She used rhythm and song like quality inspired by Indian folk tune. इन्होंने जो पोएट्री है उसमें जो है बहुत ही उसको एक गाने के रूप में लिखा है, जो कि भारत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हर पोएम लाइक इन बाजरा ऑफ हैदराबाद ब्रिंग अलाइव द कलर्स एंड साउंड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के साउंड और कलर को लाता है पोयम में। जैसे कि सरोजनी नायडू की जो कविता है वह मधुर और देशभक्ति से भरी है। वे भारतीय परंपरा और नारी सौंदर्य का उत्सव मनाती हैं। उनके गीतों में संगीत और भावना दोनों है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट लाइक कमला मारकन्या एंड नयनतारा सहल। ये जो नॉवेलिस्ट हैं, मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं कमला मारकन्या एंड, क्योंकि मॉडर्न है इन्हें 1900 भारत हमारा जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो राइटर्स हैं उन्हें मॉडर्न राइटर्स कहा जाता है। तो कमला मारकन्या और नयनतारा सहल जो हैं ये दोनों ही मॉडर्न राइटर्स हैं। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में, चलिए देखते हैं। बोथ गिव अ न्यू वॉइस, दोनों ही राइटर्स ने गिव दिया है एक नई आवाज़, न्यू वॉइस,
टू इंडियन वुमेन इन इंग्लिश फिक्शंस। एक भारतीय महिला के रूप में इन दोनों ने एक नई आवाज़ दिया है भारतीय फिक्शंस, भारतीय उपन्यासों में, इंग्लिश उपन्यासों में। कमला मार्कंडेय नेक्टेटर इन अ स्लीव शोज द स्ट्रगल ऑफ रूरल ह्यूमन। कमला मार्कंडेय जो हैं, मार्कंडेयस का एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है जिसका नाम है नेक्टर इन अ स्लीव, जो कि दिखाता है सोज द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके जो संघर्ष हैं, महिलाओं के संघर्ष के बारे में इन्होंने नेक्टर इन स्लीव में डिस्क्राइब किया है। दूसरा आता है नयनतारा संघल इन अ रिच लाइक अस। इनकी फेमस जो नॉवेल है वो है रिच लाइक अस, इसका नाम है, जो कि प्रेजेंट करता है, दिखाता है एजुकेटेड ह्यूमन फेसिंग पॉलिटिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस। नयनतारा संघल जो हैं, इनकी एक पॉपुलर फिक्शन है जिसका नाम है रिच लाइक अस, जो कि हमें क्या दिखाता है कि जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं, शिक्षित महिलाएं हैं, वो भी फेस कर रही हैं पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और इमोशनल यानी भावुक चैलेंजेस को वो भी फेस कर रही हैं। दे व्रॉट अबाउट वुमेन्स करेज। ये जो दो राइटर्स हैं, कमला मार्कंडेय, नयनतारा संघल, दोनों ही व्रॉट लिखती हैं अबाउट वुमेन्स करेज, महिलाओं के साहस के बारे में, आइडेंटिटी पहचान एंड इंडिपेंडेंस, महिलाओं की आज़ादी, साहस और पहचान के बारे में लिखा है इन्होंने। देयर वर्क्स क्रिएटेड स्पेस फॉर फेमिनिस्ट थॉट। इनकी जो राइटिंग है, फिक्शंस हैं, जिन वर्क्स हैं, वो क्रिएट करते हैं, एक जगह बनाते हैं फेमिनिस्ट थॉट, महिलाओं जो स्त्री हैं उनकी थॉट, उनके विचारों को एक स्पेस देते हैं, जगह देते हैं। एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक स्पेस देते हैं महिलाओं के थॉट्स को। कमला मार्कंडेय एंड नयनतारा संघल ने भारतीय नारी के संघर्ष, आत्मबल को अपनी रचनाओं में दिखाया है। उन्होंने समाज में स्त्री की आवाज़ को मजबूत किया और आधुनिक दृष्टिकोण दिया। अगर आपको कम समय में एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको सभी आंसर को समझाने का प्रयास करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को लाने के पीछे बहुत सारी मेहनत है, चूँकि हमने ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सर्च किया इन क्वेश्चन को। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और डाउट हो कोई तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आइए देखते हैं अब यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। पहला यूनिट में आपने देख लिया जिसमें कि हमने राइटर्स के कंट्रीब्यूशन को जाना, इंग्लिश लिटरेचर क्या है और इसकी थीम क्या है, इन सभी के बारे में देखा और जो जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं इनसे, इन राइटर से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन का बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। यूनिट नंबर 2 जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ना है, यानी शॉर्ट स्टोरी जो एक छोटी कहानी होती है वह किन एलिमेंट्स, किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, उनके बारे में हमें लिखना है। और यूनिट 2 का और एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। जो एक प्रोज होता है, एक गद्य रचना जो होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के प्रोज होते हैं और उनकी क्या स्टाइल होती है ना, किस तरह वो लिखे जाते हैं। ये 2 चीज़ें हैं आपके यूनिट नंबर 2 में। इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है आपको, शॉर्ट स्टोरीज़ के एलिमेंट और प्रोज के टाइप और स्टाइल ना। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। वैसे तो हम सभी टॉपिक्स को देखेंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ, हिंदी के साथ आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं।
प्लॉट जो होता है वो है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी में, फिर हम उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ना। प्लॉट होता है कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ये 4 तो होते हैं एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इन 4 तत्वों से मिलकर एक शॉर्ट स्टोरी बनती है। कौन कौन से? प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोज के टाइप और स्टाइल क्या होते हैं। तो प्रोज जो है वो कई तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि एक होता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, बायोग्राफी यानी जीवनी, मीमायर यानी संस्मरण, ट्रैवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत, पेरियोडिकल एसे यानी समकालिक निबंध। अब नीचे दिए गए हर क्वेश्चंस का उत्तर आपको जो है 250 वर्ड्स में हम अब बताएंगे, यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तब भी बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए ना। चलिए देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स, ताकि याद करना और आसान हो और एग्ज़ाम में एकदम परफेक्ट लगे ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं? तो आंसर लिखिए, जैसे कि अभी हमने देख ही लिया था कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, तो वही है शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ नरेटिव फोकस्ड ऑन अ सिंगल इंसिडेंस और थीम। एक शॉर्ट स्टोरी एक छोटी कहानी है जो ब्रीफ नरेटिव, बहुत ही जो कम शब्दों में नरेट की गई होती है, कही होती है, फोकस्ड ऑन अ सिंगल इंसिडेंस और थीम, जो मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डालती है? एक सिंगल इंसिडेंस, एक ही घटना और विषय पर, जो कि शॉर्ट स्टोरी है तो ज़्यादा कुछ तो उसमें नहीं होता है, उसमें केवल एक थीम होता है और एक सिंगल इंसिडेंस। इनमें से एक चीज़ से मिलकर जो है शॉर्ट स्टोरी बनती है। तो सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है वो है, तो आपने जान लिया कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। अब हम देखेंगे किन चीज़ों से मिलकर एक शॉर्ट स्टोरी बनी है। तो लॉन्ग में है तो आप तो सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे ना कि क्या वो है, क्या एलिमेंट हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट स्टोरी का एलिमेंट है वो है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इट हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। कहानी की रूपरेखा को ही कहते हैं प्लॉट। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो उसमें रूपरेखा लिखते हैं ना, यानी हेडिंग्स लिखते हैं कि ये भूमिका है, निबंध है, फिर प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार क्या है ना। उसी तरह राइटर भी जब कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो उसमें सबसे पहले प्लॉट लिखता है, यानी कहानी में क्या क्या हो रहा है, किसके बाद क्या हो रहा है, यही है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यानी एक जो है सीक्वेंस, एक क्रम है, जो घटनाएं हो रही हैं स्टोरी में, उसी को कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। मुख्य रूप से 3 भागों में, जैसा आप जानते हैं आपका कोई आंसर हो, निबंध हो, 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले बिगिनिंग यानी शुरुआत होती है, फिर उसका बीच का भाग और लास्ट में कंक्लूजन, उसका एंड हो जाता है। तो ये होता है प्लॉट का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कहानी की रूपरेखा। ये एक एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का। दूसरा आता है कि कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? द पीपल इन द स्टोरी हु मेक इट अलाइव। वो लोग जो कि वो कैरेक्टर्स, जो कि कोई भी स्टोरी हो, मूवी हो, जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो पात्र होते हैं, जो लोग होते हैं, जैसे कि एक्टर, विलन, ये सभी पात्र हैं ना। तो जो पीपल होते हैं इन अ स्टोरी हु मेक इट अलाइव, जो कि कहानी को जीवंत बनाते हैं। चरित्र, उनके जो चरित्र हैं वही डिस्क्राइब करता है ऑथर, जिसे कहता है कैरेक्टर। थर्ड आता है जो एलिमेंट स्टोरी का, वो है सेटिंग। सेटिंग में टाइम एंड प्लेस ऑफ स्टोरी। स्टोरी में टाइम और प्लेस जो होता है, किस समय ये स्टोरी है और इसके किस स्थान पर है, यह हमें सेटिंग बताता है। कहानी कहाँ और कब घटित हो रही है, सेटिंग हमें बताता है।
फिर आता है कन्फ्लिक्ट क्या होता है। कहानी में कन्फ्लिक्ट भी एक एलिमेंट है जो कि यह बताता है कि द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट। जैसा कि आप ज़्यादातर देखे होंगे जो मूवीज़ हैं उसमें विलन होता है, हीरो होता है, तो उनमें जो संघर्ष होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है, वही कहलाता है संघर्ष या टकराव ही कन्फ्लिक्ट है। ये एक एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर एक शॉर्ट स्टोरी बनती है। सबसे लास्ट में आता है थीम यानी द सेंट्रल आइडिया और मैसेज। जो मुख्य विचार होता है किसी भी कहानी जो हमें संदेश देती है, मुख्य रूप से जो निष्कर्ष निकलता है वही थीम कहलाती है, विषय कहलाता है। सबसे लास्ट एलिमेंट जो आता है नरेटिव टेक्निक, वो क्या होता है। नरेटिव टेक्निक का मतलब है कि हाउ द स्टोरी इज टोल्ड। कथन की शैली क्या है। शैली का मतलब है कि किस तरह से नरेटर जो है जो कहानी को कह रहा है, किन वर्ड्स का, किन वोकैबुलरी का यूज़ किया है कहानी को कहने के लिए, यही होता है नरेटिव टेक्निक। तो अ गुड स्टोरी इज़ लाइक अ फोटोग्राफ, इट हैज़ कैप्चर वन स्ट्रॉन्ग इमोशन और मूवमेंट। जो एक अच्छी कहानी होती है वो एक फ़ोटोग्राफ की तरह होती है जो कि कैप्चर वन स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो कि एक गहरा इमोशन और मूवमेंट। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ओ हेनरी का द लास्ट लीव शॉर्ट स्टोरी है। एक सोज क्या दिखाती है, होप के बारे में, एक आशा के बारे में दिखा रही है। एंड सेक्रीफाइस थ्रू सिंगल इवेंट्स, एक ही घटना के द्वारा यह जो है बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है, होप, आशा ना। तो इस स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में एक कथा होती है, एक छोटी कथा होती है, कहानी होती है, जिनमें एक ही घटना या भावना को केंद्र बनाया जाता है। इनमें पात्र यानी कैरेक्टर, कथानक यानी प्लॉट, पृष्ठभूमि यानी सेटिंग, संघर्ष कन्फ्लिक्ट और संदेश जो भी थीम है या कहानी को पूर्ण बनाते हैं। इन चीज़ों से मिलकर यही हैं एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये कहानी के एलिमेंट्स हैं। कौन? पात्र, कथानक, पृष्ठभूमि, संघर्ष और कहानी अंत में हमें क्या संदेश दे रही है। तो ये हैं शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट, तत्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है यूनिट नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्लॉट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन अ शॉर्ट स्टोरी। अभी हमने प्लॉट के बारे में देखा जो कि एक एलिमेंट है, शॉर्ट स्टोरी का एक तत्व है। तो इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन प्लॉट, प्लॉट क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, अगर ये स्टोरी में क्या महत्व है इसका, चलिए समझते हैं। तो प्लॉट का क्या महत्व है स्टोरी में। प्लॉट जो होता है इज़ द बैकबोन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है प्लॉट। जिस तरह से शरीर में एक रीढ़ की हड्डी का महत्व है जिससे कि हमारी शरीर बनती है, उसी तरह एक प्लॉट जो है वह भी एक शरीर का, वो भी एक कहानी की में रीढ़ की हड्डी के समान होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन आ बायोलॉजिकल सीक्वेंस। ये जो है अरेंजमेंट होता है, प्लॉट एक अरेंजमेंट होता है इवेंट का, घटनाओं का, जो कि एक स्टोरी में घटनाएं होती हैं उन्हीं का एक क्रम होता है। दैट क्रिएट इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करता है लोगों में, रीडर्स में, कि वह और भी उस स्टोरी के बारे में जाने। प्लॉट कथानक जिसका मतलब होता है रूपरेखा। अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लॉट हैज़ एक्सपोजिशन। जो एक अच्छा स्ट्रक्चर, जो एक प्लॉट होता है जो कि स्ट्रक्चर किया होता है, वो उसमें जो है क्या क्या होता है। सबसे पहला बिगिनिंग, यानी जिन्हें कहते हैं राइजिंग एक्शन। सबसे पहला बिगिनिंग होता है और उसके बाद होता है राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, डिनाउंसमेंट यानी एंडिंग हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी जो है उसका नाम है द लास्ट लीव।
सबसे पहले उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे जॉन्सी हो गई, सू हो गए, बहरमैन तो बाद में आता है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में रह रही होती हैं। फिर राइजिंग एक्शन में क्या होता है कि जो जॉन्सी होती है वह निमोनिया की शिकार हो जाती है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जो है होप वो खो देती है कि जीने के प्रति उसकी आशा जो होती है वो खो देती है। फिर क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स का मतलब अचानक से टर्निंग पॉइंट आता है एक स्टोरी में, जैसे कि बहरमैन जो है वो आ जाता है, फिर वह जो है एक लीफ पेंट करता है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया कि अब हाँ आशा है जॉन्सी के कुछ बचने की। फिर फॉलोइंग एक्शन में क्या होता है कि जॉन्सी जो है वो उस पत्ते को देखती है, फिर से उसमें होप आ जाता है। तो इस तरह से कहानी धीरे धीरे एक अपनी एंड की तरफ जा रही होती है। फिर अंत में क्या होता है कि बहरमैन जो है वो यानी वो अपना जीवन खो देता है जॉन्सी के लिए वो पत्ता बनाने में, वो खुद ही निमोनिया का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो स्टोरी का एंडिंग हो जाता है। तो ये तो है कि इस तरह से 5 टाइप्स हो गए समझ लीजिए प्लॉट की। सबसे पहला बिगिनिंग होता है, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स, फिर फॉलिंग एक्शन, सबसे लास्ट में एंडिंग हो जाता है स्टोरी का। तो इट हेल्प्स रीडर, तो यह रीडर को, जो पाठक होता है जो कहानी को पढ़ता है, उसे हेल्प करता है, मदद करता है कनेक्ट इमोशनली, इमोशनली भावात्मक रूप से जुड़ने के लिए एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ स्टोरी। और इस तरह से जो रीडर होता है बहुत ही संवेदनात्मक रूप से और बहुत ही ज़्यादा स्टोरी के उद्देश्य को समझ पाता है एक प्लॉट के ज़रिए। विदाउट अ प्लॉट, बिना एक प्लॉट के द स्टोरी इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट बोन। बिना प्लॉट के जो स्टोरी होती है वह उसी तरह होती है जिस तरह शरीर बिना हड्डियों का। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे दी नेकलेस जो एक गाउडे माउ प्रशांत का एक स्टोरी है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। दी नेकलेस आपने ज़रूर से पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो कि मल्टील्डा होती है, एक हार उसका खो जाता है ना। तो इसमें जो है द प्लॉट, इसमें क्या होता है प्लॉट ट्विस्ट एट द एंड, प्लॉट में एक ट्विस्ट आता है सबसे लास्ट में। गिव अ पावरफुल मोरल, और एक पावरफुल हमें मोरल संदेश देती है यह शॉर्ट स्टोरी। ट्रूथ एंड कंटेंटमेंट आर मोर वैल्यूएबल दैन प्राइड। ट्रुथ यानी जो सच्चाई होती है, और कंटेंटमेंट यानी एक संतुष्टि, सच्चाई और संतुष्टि जो होती है आर मोर वैल्यूएबल, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं दैन प्राइड, अहंकार से ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं। ट्रुथ और कंटेंटमेंट ये दोनों ही प्राइड से ज़्यादा कथानक जो है यानी प्लॉट कहानी की रीढ़ है या घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ता है ताकि पाठक की रुचि बनी रहे, और बिना कथानक के कहानी जो है वो अधूरी है। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 का 3rd इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन। एलिमेंट्स जैसे आपने देखा तो उसमें प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है। अब मान लीजिए इनसे एक अलग क्वेश्चन आपके लॉन्ग शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज़ प्लॉट, तो किस तरह से आप कंप्लीट वर्ड लिमिट के साथ इसका आंसर देंगे, ये देख लेते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है शॉर्ट स्टोरी में? कैरेक्टराइजेशन का मतलब है, आंसर चलिए देखते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है मेथड मतलब एक तरीका, बाय विच द राइटर प्रेजेंट, जिसके द्वारा राइटर जो है प्रेजेंट करता है, दिखाता है, एंड प्रेजेंट्स एंड डेवलप्स कैरेक्टर्स, प्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स यानी जो भी पात्र होते हैं कहानी के, उनके कैरेक्टर को, उनके व्यवहार को, बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट। कैरेक्टराइजेशन एक तरीका होता है जिसके जरिए जो नरेटर है वो पात्रों के चरित्र को दिखाता है। समझते हैं आगे। कैरेक्टर्स कैन बी मेजर और माइनर, फ्लैट और राउंड,
ये टाइप्स हैं, कैरेक्टर के टाइप हैं। कैरेक्टर्स कैसे भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, माइनर। ये 4 टाइप्स हैं। चलिए आगे देखिए, आप बहुत ईजी तरीके से समझ जाएंगे। तो राइटर्स रिवील कैरेक्टर्स थ्रू एक्शन, स्पीच, थॉट। 4 तरीके से जो है, ये 3 तरीके हैं। एक्शन का मतलब होता है दे डू, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। हीरो जो है वो हमेशा अच्छे काम करेगा, तभी एक्शन से हम जान लेते हैं। स्पीच जो होता है वह क्या कह रहा है, इससे हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है। और दे थॉट, वह क्या सोच रहा है। ये सभी कैरेक्टराइजेशन के अपीयरेंस, दे लुक लाइक, और कैसे वो दिखते हैं, और देयर ओपिनियन, और उनके क्या विचार हैं। इन सभी चीज़ों को जो राइटर है जो लिखता है किसी भी स्टोरी को, इन सभी चीज़ों से हम किसी भी कैरेक्टर का बिहेवियर जानते हैं, और इससे हमें आसानी होती है कैरेक्टराइजेशन करने में, पात्रों का चरित्र चित्रण, उनके चरित्र के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करने में। आगे समझिए, एक गुड कैरेक्टर फील रियल नॉट आर्टिफिशियल। एक अच्छा जो कैरेक्टर पात्र होता है वह एकदम रियल लगता है, ना कि आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे द लास्ट लिव में बहर मैन इज़ अ सिंपल ओल्ड आर्टिस्ट बस बिकम हीरोइक थ्रू हिज सेक्रीफाइस। बहर मैन जो होता है वह एक सिंपल ओल्ड, बहुत ही साधारण बूढ़ा आर्टिस्ट कलाकार होता है, पर लास्ट में क्या होता है, वह एक हीरो की तरह होता है, क्योंकि उसने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को। तो ये एक गुड कैरेक्टर है। बहरमैन एक हीरो की तरह। हिंदी में समझिए, चरित्र चित्रण का अर्थ है कि पात्रों को जीवंत बनाना। लेखक उनके व्यवहार, विचार और रूप के माध्यम से उन्हें वास्तविक बनाता है। अच्छा चरित्र पाठक के दिल को छू जाता है। वो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपका सेकंड यूनिट चल रहा है, जिसमें कि देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर इन शॉर्ट स्टोरी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी के जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो 4 होते हैं मुख्य रूप से। प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन को तो हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं नरेटिव टेक्निक और स्ट्रक्चर क्या होता है। दोनों को एक ही में देख लेंगे, बहुत ही ईजी है, आसानी से आप समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। तो नरेटिव टेक्निक जो है वो क्या होता है। तो नरेटिव टेक्निक इज़ द वे, ये एक तरीका है, एक वे है। अ स्टोरी इज टोल्ड, कहानी कहने का एक तरीका होता है, जिन्हें कहते हैं नरेटिव टेक्निक, यानी कथा शैली। इट इंक्लूड, जिसमें शामिल होता है पॉइंट ऑफ व्यू और राइटर का दृष्टिकोण। एंड स्टाइल, शैली क्या है, किस तरीके से लिख रहा है। डायलॉग, वो अपनी राइटिंग में कौन कौन से डायलॉग यूज़ कर रहा है। एंड टोन, और किस टोन से वो जो है स्टोरी को कह रहा है। तो डिफिनीशन एक बार देख लीजिए कि नरेटिव टेक्निक इज़ अ वे अ शॉर्ट स्टोरी इज़ टोल्ड। कहानी जो कही जा रही है वो एक वे होता है शॉर्ट स्टोरी, जिसमें इंक्लूड होता है पॉइंट ऑफ व्यू, डायलॉग एंड टोन। टाइप ऑफ नरेशन, अब नरेशन के जो टाइप्स होते हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। नरेशन के टाइप, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन एंड पर्सनल एंड इमोशनल। पहला आई मी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। थर्ड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट एंड वॉइड और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें इनर थॉट फ्लो फ्रीली लाइक इन मॉडर्न फिक्शन। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है मीन द फ्रेमवर्क, कि किस तरह से कहानी को फ्रेम किया गया है। हाउ द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड आर अरेंज्ड, यही होता है स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से समझिए, इन चोको द लेमेंट जो स्टोरी है जिसका नाम है इन चेको, जो कि
लैमेंट, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन नरेशन क्रिएट डीप इमोशनल कनेक्शन विद द रीडर। जो ना होता है वह जो रीडर जो भी पढ़ रहा होता है उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है ना रीडर, उसके दुख के बारे में सुनकर, उसके बिहेवियर को सुनकर राइटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है किससे, आयोना से, इस स्टोरी में। अब देखिए हिंदी में ये कथानक जो है वो तकनीक वह तरीका है जिससे कहानी सुनाई जाती है या तय करती है कि पाठक कहानी को किस दृष्टिकोण से देखेगा। संरचना कहानी की रूपरेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है यूनिट नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि आपने देखा था कि प्रोज टाइप के बारे में पढ़ना है, गद्य के जो भी प्रकार हैं, तो उसी का एक टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी विथ एग्जाम्पल्स। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ इसको बताना है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। आंसर है ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि एक स्टोरी होती है, एक व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है जो कि उसी के द्वारा लिखी गई होती है। जैसे कि स्वयं के जीवन की कहानी, यानी अगर कोई भी अपने जीवन की कहानी खुद से लिख रहा है तो उसी को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, जो वह स्टोरी अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ स्टोरी को विंग्स ऑफ फायर नाम है जिसका, उस ऑटोबायोग्राफी का। इन्होंने इसमें अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, लाइफ स्टोरी को लिखा है, यही कहलाता है एक ऑटोबायोग्राफी। यानी हिंदी में इसको कहेंगे आत्मकथा, यानी खुद के जीवन के बारे में लिखना ही कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। टेल्स हिज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल बॉय टू इंडियाज प्रेसिडेंट। विंग्स ऑफ फायर, जो कि APJ अब्दुल कलाम इसके राइटर हैं, खुद से ही इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। टेल्स हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में, फ्रॉम अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे से किस तरह से वह सफ़र तय करके इंडियाज़ प्रेसिडेंट, इंडिया के राष्ट्रपति बनते हैं APJ अब्दुल कलाम ना। तो ये तो हो गया ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी क्या होता है ये समझते हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जिस तरह हिंदी में आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, जीवनी याद करते हैं आप बहुत सारे राइटर्स का, वही होता है जीवनी। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी जो होती है, रिटन बाय एनो अदर पर्सन, किसी दूसरे के द्वारा अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की कहानी लिखी जाती है तो वह कहलाता है बायोग्राफी। जैसे किसी और द्वारा लिखी गई जीवन की कथा। एग्जाम्पल से समझिए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लोइस फिशर। लोइस फिशर जो कि दूसरे राइटर हैं और उन्होंने दूसरे की लाइफ यानी महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में लिखा है, तो यह कहलाता है बायोग्राफी। इसके राइटर जो हैं दूसरे होते हैं और जिनके बारे में लिखी जाती है वो कोई दूसरा पर्सन होता है। तो ये तो होता है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। अब डिफरेंस समझ लीजिए, डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इससे आता है। डिफरेंस है, बायोग्राफी इज़ अ सब्जेक्टिव बायोग्राफी, बायोग्राफी इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जबकि बायोग्राफी जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है। बोथ एम टू इंस्पायर एंड इन्फॉर्म रीडर अबाउट रियल लाइफ। दोनों का उद्देश्य क्या होता है ऑटोबायोग्राफी का? दोनों का विषय है कि लोगों को इंस्पायर करना और उन्हें इन्फॉर्म करना, कोई किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताना जो कि रियल लाइफ, जो कि सच्ची घटना पर आधारित होता है। ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का वर्णन करता है, जबकि बायोग्राफी में कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन को लिखता है। दोनों ही वास्तविक जीवन की झलक देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ अ मीमायर, मीमायर क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। मीमायर क्या होता है, मीमायर का मतलब होता है संस्मरण, जैसे कि ये मेमोरी शब्द से लिया गया है, मतलब कोई भी याद है उसी से रिलेटेड होता है मीमायर। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि ऑटोबायोग्राफी और मीमायर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है और मीमायर का मतलब होता है संस्मरण। आगे देखिए आपको समझ आ जाएगा। तो मीमायर जो होता है फोकसेस ऑन स्पेसिफिक मेमोरीज। मीमायर में जो फोकस होता है, जिस पे ध्यान दिया जाता है, स्पेसिफिक मेमोरीज, किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी के ऊपर फोकस करता है राइटर। और इवेंट फ्रॉम आ पर्सन्स लाइफ, और कोई भी एक घटना उसके जीवन की, उसके लाइफ की कोई एक घटना होता है स्पेसिफिक मेमोरी, नॉट द होल स्टोरी, यह पूरी कहानी नहीं होती है बल्कि उसके जीवन की एक घटना है। स्पेसिफिक मेमोरी कोई एक खास मेमोरी ही कहलाती है मीमायर। और जबकि जो ऑटोबायोग्राफी होता है, व्हाइल एन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ कंप्लीट लाइफ स्टोरी, जबकि ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर होता है वह जो है अपने जीवन की कंप्लीट पूरे जीवन की कहानी को लिखता है। अ मीमायर इज़ पर्टिकुलर एंड इमोशनल, जबकि मीमायर जो है वह मीमायर में राइटर जो है अपने किसी एक जीवन की घटना को, एक पर्टिकुलर घटना, कोई एक इवेंट को दिखाता है, और जो कि इमोशनल यानी भावुकता से भरी हुई होती है। इट शोज़, यह दिखाती है पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, दैट सेव्ड द राइटर्स लाइफ, जो कि राइटर जो होता है उसकी लाइफ को सेव करता है, राइटर्स की लाइफ। मीमायर जो है वो इस तरह से आपने देखा डिफरेंस मीमायर और ऑटोबायोग्राफी में। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाय महात्मा गांधी इज़ अ पार्टी मीमायर, इज़ अ पार्टी मीमायर, मतलब ये भाग है, इनकी एक मेमोरी है, इनकी एक याद के बारे में है। और जबकि बिकॉज इट फोकसेस ऑन मोरल एक्सपेरिमेंट नॉट जस्ट इवेंट्स। महात्मा गांधी जी ने जो एक इनकी राइटिंग है, इनकी रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यह एक मीमायर है क्योंकि यह फोकस करता है मोरल एक्सपेरिमेंट नॉट जस्ट इवेंट, केवल एक कोई इवेंट को नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट और एक मोरल, एक संदेश देता है। संदेश के बारे में यह बताते हैं महात्मा गांधी। जैसे कि मीमायर है किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी नहीं बताता बल्कि उनमें से कुछ विशेष अनुभव और घटना को दिखाता है। इनमें भावनाएं और व्यक्तिगत दृष्टिकोण अधिक होते हैं, यानी ये पर्सनल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ अ ट्रैवेलॉग। ट्रैवेलॉग क्या होता है, गिव एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ आपको ट्रैवेलॉग क्या होता है इसको समझाना है। तो ये भी प्रोज का एक टाइप है। ट्रैवेलॉग जो होता है जिसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी इसमें यात्रा का वर्णन किया होता है ट्रैवेलॉग में। जैसे कि ट्रैवल शब्द से ये बना है तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। लिखिए कि ट्रैवेलॉग इज़ अ नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव रिकॉर्ड, ट्रैवेलॉग यात्रा वृत्तांत जो होता है यह एक नरेटिव रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड है जो कि राइटर्स ट्रैवल एक्सपीरियंस, जिसमें जो राइटर होता है वह अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को, उसने किसी भी यात्रा का जो अनुभव उसको मिला है उसी के बारे में, वही जो एक रिकॉर्ड है उसको डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइबिंग प्लेस, पीपल एंड कल्चर, जहाँ वह जिस जगह ट्रेवल कर रहा है वहाँ पे जो स्थान है, लोग हैं, जो वहाँ की कल्चर यानी संस्कृति है उसी के बारे में डिस्क्राइब करता है, यही कहलाता है ट्रैवेलॉग। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए। अ ट्रैवेलॉग इज़ अ नरेटिव रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स ट्रैवल एक्सपीरियंस। ट्रैवेलॉग इज़ अ नरेटिव रिकॉर्ड, यह एक रिकॉर्ड है राइटर के ट्रैवल एक्सपीरियंस का, जिसमें कि वह डिस्क्राइब करता है प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में और रिकॉर्ड कल्चर के बारे में।
तो ये होता है ट्रैवलॉग। अब आगे देखिए, इट मिक्सेस, यह मिला होता है ऑब्जर्वेशन, क्या अनुभव किया है, क्या ऑब्जर्व किया है राइटर ने, डिस्क्रिप्शन एंड रिफ्लेक्शन, इन तीन चीज़ों का मिक्सअप होता है ट्रैवलॉग। द एम इज़ टू मेक रीडर ट्रेवल थ्रू वर्ड्स, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है ट्रैवलॉग का कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है ट्रैवलॉग, वो जो है थॉट, वो ऐसा एक्सपीरियंस करे जैसे कि वो वर्ड को पढ़ रहा है, वर्ड को पढ़ने के साथ ही उस जगह पे जैसे वो खुद उस जगह पे ट्रेवल कर रहा हो, उसे सभी चीज़ें जो है वो ट्रेवल की तरह लगे ना। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडियन बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्रैवलॉग लिखा है जिसका नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। यह एक जो ट्रैवलॉग है। जवाहरलाल नेहरू हैज़ element of travelogue as he describe India's history, geography and personal reflections। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब किया है भारतीय इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, विद पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो अनुभव किया है उन सभी चीज़ों को भारत की संस्कृति और ज्योग्राफी से संबंधित इस ट्रैवलॉग में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका वर्णन किया है, इसके बारे में बताया है। तो ट्रैवलॉग यात्रा वर्णन होता है जिसमें लेखक अपने अनुभव, दृश्यों और भावनाओं को शब्दों में उतारता है। इसका उद्देश्य पाठक को यात्रा का अनुभव कराना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रोज टाइप, जो कि है यूनिट नंबर 2 से, जिसका नाम है पेरियोडिकल एसे। पेरियोडिकल एसे से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, व्हाट इज अ पेरियोडिकल एसे। पेरियोडिकल एसे होता क्या है। तो जैसे कि आप एसे तो आपने बहुत सारे लिखे होंगे, याद किए होंगे। तो एसे का मतलब होता है निबंध। पेरियोडिकल एसे का मतलब होता है समकालिक निबंध। चलिए समझते हैं क्या होता है। डिफिनेशन देखिए, अ पेरियोडिकल एसे इज अ शॉर्ट प्रोज पीस। जैसे कि आपने पहले ही हमने बताया कि यह प्रोज का एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है प्रोज का, गद्य का एक प्रकार है। तो पेरियोडिकल एसे इज अ शॉर्ट प्रोज पीस। पीस का मतलब ही होता है टाइप या प्रकार। तो यह प्रोज का एक पीस है, पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, जो कि प्रकाशित होता है मैगजीन्स में और जर्नल्स और मैगजीन्स में रेगुलरली, नियमित रूप से जो कि प्रकाशित होता है, उसी को कहा जाता है पेरियोडिकल एसे, जो कि गद्य का एक प्रकार है। इट बिगेन इन 18th सेंचुरी, जिसका प्रारंभ जो है वो 18वीं शताब्दी से हुआ। इट बिगेन इन 18th सेंचुरी विद राइटर्स लाइक जोसेफ एडिसन। जो पहले राइटर्स थे, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, द स्पेक्टेटर पेपर्स। सच एसेज यानी पेरियोडिकल एसेज डिस्कस मोरल, सोशल एंड लिटरेरी टॉपिक इन कन्वर्सेशनल स्टाइल। ये एसेज जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं मोरल, नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक मुद्दों, विषयों को इन बातचीत के स्टाइल में हमें बताते हैं। द एम इज़ टू एजुकेट एंड एंटरटेन। इसका उद्देश्य होता है लोगों को एजुकेट करना, उन्हें उनके ज्ञान को बढ़ाना, और एंटरटेन और उनका मनोरंजन करना। तो पेरियोडिकल ऐसे वो निबंध हैं जो किसी पत्रिका या समाचार पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। इनमें समाज कल्याण, आचरण, जीवन के विषयों पर हल्की लेकिन गहरी बातें होती है। यानी जो न्यूज़पेपर में जो एसेज छपते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, यही सब कहलाता है क्या, पेरियोडिकल एसे। और इनमें मुख्य रूप से किन विषयों पर बात होती है, समाज के बारे में,
आचरण के बारे में और जीवन के संबंधित विषयों के बारे में। एग्जाम्पल एडिशन, जो कि उन्होंने लिखा है सर रॉजर एट द चर्च ना, तो इज अ परफेक्ट मॉडल ऑफ पेरियोडिकल एसे। यह एक पेरियोडिकल एसे का एक उदाहरण है, सर रॉजर एट द चर्च। तो इस तरह से आपका हो जाता है यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट। इसके अलावा बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, वरना 90% कंफर्म है कि आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। हम जितना यूनिट्स, जितना क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, उन्हीं को केवल आप देखिए, अच्छे से समझिए। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा क्लास को देखिए। हम गारंटी देखते हैं कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं अब यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस, अभी हमने देखा प्रोज के टाइप्स को, अब हम इसकी डिवाइसेस को देखते हैं। तो प्रोज डिवाइसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में? थीम क्या होता है, थीम के बारे में पढ़ना है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, टोन क्या है, एनालॉजी क्या है, एनीडोट क्या होता है, एंथिसिस क्या होता है, एफरिज्म क्या होता है, डिक्शन, ह्यूमर एंड पेथोस। प्रोज डिवाइसेस का मतलब यही होता है कि जिन चीज़ों से मिलकर एक गद्य रचना बनती है, जो गद्य है वो जो बनता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता हो, तो यही होता है प्रोज डिवाइसेस। आइए चलिए एक एक करके सभी प्रोज डिवाइसेस को बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में साथ ही याद करते हुए चलते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही अच्छे नंबर आप ले आएंगे अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम लॉन्ग आंसर के टाइप से आपको आंसर लिखना बता रहे हैं, अब आप बस समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले इस तरह लिखा गया है कि हर छात्र को आसानी से याद हो जाए और एग्ज़ाम में परफेक्ट लॉन्ग आंसर बन जाए ना। तो चलिए सबसे पहला आपको देखना होगा क्वेश्चन जो आया है प्रोज डिवाइसेस से। पहला ही टॉपिक आपका थीम था, तो थीम से ही रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिखने को मिलेगा यूनिट नंबर 3 का। ये आपका है पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ थीम इन प्रोज? गद्य में थीम क्या होता है? विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि गद्य में जो है वो थीम क्या है, थीम विषय थीम क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, फिर बहुत ही ईजी तरीके से आपको सारी बातें समझ आएंगी। द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइंग मैसेज। थीम जो होता है वो सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव। जब कोई स्टोरी आप पढ़ लेते हैं, आपको जो बातें समझ में आती हैं, जो मैसेज उस स्टोरी से मिलता है, जो कंक्लूज़न मिलता है, और कम शब्दों में अगर आप उन स्टोरी को कह रहे हैं तो वही स्टाइल होती है, वही आइडिया होता है सेंट्रल आइडिया। आज के एग्जाम्पल के साथ समझिए, बहुत यूँ समझेंगे 2 मिनट में आप इसको। थीम का मतलब ही होता है विषय, किस विषय पर जो है वो राइटर ने स्टोरी को लिखा है, किस विषय से संबंधित है, राजनीतिक है, आर्थिक है, धन से संबंधित है या सामाजिक है। तो यही कुछ टाइप्स होते हैं थीम का, इन्हीं में से एक टाइप हो जाता है कोई थीम ना। किसी एक विषय पर राइटर लिख देता है, वही होता है थीम। तो थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया। जब किसी भी स्टोरी के आप सेंट्रल आइडिया को समझेंगे, उसके भाव को समझ लेंगे, तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर इसका थीम क्या है। तो थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइंग मैसेज ऑफ अ प्रोज वर्क। किसी भी गद्य वर्क का एक सेंट्रल आइडिया ही कहलाता है थीम। इट एक्सप्रेसेस, या दिखाता है, व्हाट द ऑथर वांट टू कन्वे थ्रू हिज राइटिंग। यह हमें क्या एक्सप्रेस करता है, यह हमें दिखाता है कि ऑथर जो है, जो लिखा है, जिसने प्रोज वर्क को जो लिखा है, वह क्या हमें बताना चाह रहा है उस राइटिंग के जरिए, वह हमें क्या बताना चाहता है। थीम जो होता है वो इस तरह से हो सकता है। लव के बारे में थीम है, करेज के बारे में है, ग्रीड, फैथ और ट्रुथ।
सच्चाई के बारे में हमें बताना चाह रहा है, प्रेम के बारे में, साहस के बारे में, क्या उसका थीम है, वो किस विषय में हमें बताना चाह रहा है। यही जो है किसी प्रोज वर्क का जो है थीम होता है। तो अ थीम इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट इज़ द मॉडल मीनिंग बिहाइंड द स्टोरी। ये जो है एक मॉडल होता है स्टोरी के, मतलब इट इज़ द मॉडल मीनिंग बिहाइंड द स्टोरी का एक पूरा मॉडल होता है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। द थीम इज द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइंग मैसेज ऑफ अप्रोच वर्क। यह जो है केंद्रीय भाव के साथ साथ हमें एक मैसेज भी देता है। थीम जो है इट एक्सप्रेसेस व्हाट द ऑथर वांट टू कन्वे हिज राइटिंग, कि ऑथर अपनी राइटिंग से हमें क्या बताना चाह रहा है, किस विषय पर बताना चाह रहा है और हमें क्या संदेश दे रहा है। ये दोनों चीज़ें थीम में शामिल होती हैं। थीम कितने प्रकार का हो सकता है? लव हो सकता है, करेज, ग्रीड, ये टाइप्स ऑफ थीम हैं। और अ थीम इज़ नॉट जस्ट टॉपिक, इट इज़ द मोरल मीनिंग बिहाइंड द स्टोरी। अब देखिए एक एग्जाम्पल की थीम क्या होता है जिससे आपको याद हो सके बहुत ही इजी तरीके से। एग्जाम्पल भी आपके एग्ज़ाम में लिखने को आएगा, तो एग्जाम्पल में याद कर लीजिए कि इन फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़, जिसका नाम है, तो फ्रांसिस बेकन ने ऑफ स्टडीज़ में जो अध्ययन यानी पढ़ाई का जो भी महत्व है, इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बताया है फ्रांसिस बेकन ने। तो द थीम इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, तो इसकी थीम हो जाएगी इस हिस्से का कि इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। इसका विषय यही है कि वो हमें इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं, पढ़ाई का महत्व, तो यही इस हिस्से का थीम हो जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं इस हिस्से में कि स्टडीज़ इम्प्रूव ह्यूमन नेचर एंड जजमेंट। सबसे पहले उन्होंने इस हिस्से में पढ़ाई के महत्व को बताया, फिर हमें एक मैसेज भी दिया कि स्टडीज़ जो है वो पढ़ाई जो है इम्प्रूव करती है हमारे नेचर को, हमारे व्यक्तित्व को और हमारे निर्णय लेने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टडी, अगर हम पढ़े लिखे होते हैं या अध्ययन के महत्व को समझते हैं तो। और दूसरा है कि इन एपीजे अब्दुल कलाम पैट्रियटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। सेकंड आपका अभी आगे आप इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो आपके एसेज हैं आपके सिलेबस में, ये एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझा रहे हैं। इसका थीम क्या है? थीम इज़ नेशनल यूनिटी। इसमें मुख्य रूप से इस निबंध में APJ अब्दुल कलाम ने, इसका थीम है नेशनल यूनिटी, जो राष्ट्रीय एकता है, और स्पिरिचुअल पैट्रियटिज्म जो आध्यात्मिक देशभक्ति है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये इसकी थीम हो गई ना, जिस विषय के बारे में इन्होंने चर्चा की है वही थीम होता है किसी भी ऐसे या स्टोरी का। हिंदी में समझिए कि थीम का अर्थ होती है कहानी या गद्य का मुख्य विचार या संदेश। जो भी संदेश है, जो भी विचार है, वही कहलाता है थीम। यह कवि की सोच को दर्शाता है। जैसे ऑफ स्टडीज़ का जो आपका निबंध है, यह शिक्षा के महत्व, और पैट्रियटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स जो है वह रिलीजन यानी विषय देशभक्ति का सच्चा अर्थ है। तो इस तरह से आपने देखा पहला प्रोज डिवाइस जो कि थीम था। थीम एक डिवाइस है जिससे मिलकर एक स्टोरी बनती है। पहला तो वो था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आपको सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू, क्या होता है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब नज़रिया। जो ऑथर है वो किस नज़रिए से स्टोरी को कह रहा है, रीडर को किस दृष्टिकोण से रीडर ऑथर जो है वो अपनी स्टोरी को कहता है, और ऑथर क्या अंडरस्टैंड और रीडर जो है उससे क्या समझता है। चलिए आगे देखिए, आप बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है इज़ द एंगल और पोजीशन फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ टोल्ड।
जिस दृष्टिकोण से, जिस स्थान से वह कहानी कही जा रही है वही कहलाता है पॉइंट ऑफ व्यू। इट कंट्रोल व्हाट द रीडर सी एंड फील, जो कि रीडर जो भी फील करता है, जो भी वह देखता है, उसी से वह समझता है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू का टाइप होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो नरेटर है यूजेस पर्सनल एंड इमोशनल। थर्ड पर्सन में जो है नरेटर नो वन कैरेक्टर थ्रू थॉट। ओमनिस्ट ऑल नोइंग में क्या होता है कि नरेटर नोज एवरीथिंग। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि द लास्ट लीव में द नरेटर टेल द स्टोरी इन थर्ड पर्सन, शोविंग फीलिंग ऑफ शू जॉन्सी एंड बहरमैन। इन तीनों की फीलिंग्स को दिखा रहा है थर्ड पर्सन की तरह। पॉइंट ऑफ व्यू वह दृष्टिकोण है जिससे कहानी कही जाती है। इससे यह तय होता है कि पाठक कहानी को कैसे महसूस करेगा। जैसे कि द लास्ट लीव में लेखक तीसरे व्यक्ति की दृष्टि से कहानी बताता है, यानी वो खुद नहीं कुछ कह रहा है बल्कि जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को दिखा रहा है। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन आता है, थर्ड प्रोज डिवाइस, जिसका नाम है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन इमेजरी विद एग्जाम्पल। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी क्या होता है एक उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर को। इमेजरी मीन यूजिंग डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। इमेजरी का मतलब होता है कि वो वर्ड्स यूज करना, किसी भी ऐसे या स्टोरी, कोई भी लिटरेरी वर्क है जिसमें कि इमेजरी जो है, इमेजरी का मतलब होता है वो वर्ड्स यूज़ करना जो कि एंड एक्सप्रेसेस दैट अपील टू आवर 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इमेजरी में राइटर जो है वो अपनी लिटरेरी वर्क में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है, ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज करता है जो कि हमारे 5 सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट, टच, इन सभी को अपील करे ना। जैसे एग्जांपल से समझिएगा अभी, इट हेल्प रीडर, ये जो है रीडर को हेल्प करता है, जो हम पढ़ते हैं, पाठक जो होता है उसे हेल्प करता है। शी देखने में, हियर सुनने में, फील महसूस करने में। व्हाट द राइटर इमेजिन्स, जो भी राइटर इमेजिन कर रहा है उसको हमें उसे हमें फील करने में, सुनने, देखने में, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। इमेजरी ब्रिंग्स अ पिक्चर अलाइव इन द माइंड। इमेजरी जो है वो दिमाग में, जब हम ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं किसी भी प्रोज वर्क में, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है ना, अलाइव पिक्चर आती है इन द माइंड, वही कहलाता है इमेजरी। तो इमेजरी जो है वो लाती है हमारे माइंड में एक पिक्चर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि इन दी नेकलेस में माओपाशान जिसके राइटर हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ बाल, शाइनिंग ज्वेल्स एंड ब्राइट लाइट मेक रीडर इमेजिन द सीन क्लियरिटी। ये जो वर्ड्स यूज किया है राइटर ने, माओपाशान ने, जब इन्हें हम रीड करते हैं तो हमें क्या होता है कि एक क्लियर सीन, हमें एक पिक्चर हमारे माइंड में बनती है। तो एक हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, वही कहलाता है इमेजरी। अब इमेजरी का अर्थ होता है ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करे या पाठक के मन में चित्र बना देता है ना। जैसे कि नेकलेस में नायिका के गहनों में सजी छवि जीवंत लगती है। राइटर इस तरह से एक्सप्रेस करता है जिससे कि हम इमेजिन कर लेते हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। नायिका के गहनों से
छवि जो मटिल्डा होती हैं जब वो नेकलेस को पहनती हैं ना, तो उससे हमारे माइंड में जो छवि बनती है वही कहलाता है इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टोन और मूड इन प्रोज। प्रोज में मूड और टोन क्या होता है? तो मूड और टोन का मतलब है, ये एक प्रोज डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं कि मूड और टोन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे। द टोन इज़ द राइटर्स एटीट्यूड। टोन जो होता है वो जो राइटर लेखक होता है उसका एटीट्यूड दिखाता है टूवर्ड द सब्जेक्ट, जिस विषय के बारे में वो बताना चाह रहा है, जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा है उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, यह होता है टोन राइटर का। और जबकि मूड जो होता है, मूड इज़ द फीलिंग क्रिएटेड इन द रीडर माइंड। रीडर जो जब रीड करता है कोई चीज़, कोई स्टोरी या प्रोज वर्क, तो उसे जो फील होता है उसके माइंड में, रीडर के माइंड में जो फीलिंग्स आती हैं वही कहलाता है मूड। टोन और मूड आगे देखिए, बहुत अच्छे से आप समझेंगे। टोन कैन बी सीरियस, ह्यूमरस, एंग्री, होपफुल और सैड। राइटर जो है, जो कि एक स्टोरी को या किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिख रहा होता है, वो किस तरह से, किस टोन में, किस लहजे से अपनी बात को कह रहा है और उसका क्या एटीट्यूड है उस टॉपिक पर। वह सीरियस होके कह रहा है, उस सीरियस टोन में कह रहा है, ह्यूमरस टोन में कह रहा है, एंग्री होकर कह रहा है, या होपफुल टोन में, या सैड। तो ये सभी जो है वो राइटर्स के लहजे होते हैं। और जबकि मूड जो होता है, मूड कैन बी जॉयफुल। जब रीडर जो होता है, कोई पाठक होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसे पढ़ने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, जॉयफुल, सॉरोफुल, सस्पेंसफुल, इट्स। तो ये सभी मूड होता है। यानी जब किसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, जो आप जैसा आपका मूड होगा वही कहलाता है मूड। और टोन, किस टोन से राइटर जो है वो अपनी बात कह रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, द लेमेंट बाय एंटोन चेखव, जो कि इसमें टोन क्या है, सिंपैथेटिक एंड ट्रेजिक एंड द मूड इज़ सैडनेस। जब हम यह स्टोरी पढ़ते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं, और जो राइटर होता है वो जो लिखता है तो उसका टोन कैसा है, उसका लहजा जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक है, बहुत ही ज़्यादा उससे वो सिंपैथी जता रहा है जो राइटर है। तो मूड इज़ सैडनेस, वी फील द पेन ऑफ फादर हु इज़ लॉस्ट सन। हम ऐसे महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ना। तो टोन लेखक की भावना है और मूड जो है वो पाठक की अनुभूति है। ये सब याद रखिए कि टोन होता है वो लहजा होता है, भावना होती है राइटर की, जबकि मूड जो है वो पाठक क्या फील कर रहा है वो होता है। तो द लेमेंट में लेखक की भावना जो है वो दया, सिंपैथी यानी दया और दुख की है, जबकि पाठक भी उदासी महसूस करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग। दो डिफरेंट चीज़ों को, दो डिफरेंट थिंग को कंपेयर करना ही कहलाता है एनालॉजी। दैट हैव सम सिमिलैरिटी, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं, जैसे कि टू एक्सप्लेन एन आइडिया मोर क्लियरिटी, किसी भी आइडिया को बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता के साथ दिखाने को ही कहा जाता, दिखाने के लिए ही जो राइटर है वो यूज़ करता है एनालॉजी का। जैसे कि समझिए, राइटर्स यूज़ एनालॉजी टू मेक रीडर अंडरस्टैंड। राइटर जो है वो यूज़ करता है एनालॉजी का, जिससे जो रीडर है, जो भी पढ़े उसके राइटिंग को, तो उसे समझ आए कॉन्सेप्ट को। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट इन सिंपल फॉर्म, कठिन चीज़ों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने के लिए एनालॉजी का यूज़ राइटर करता है। फिर से एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स दैट हैव सम सिमिलरिटी, जिसमें कि कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं लेकिन वो डिफरेंट होती है, उन दोनों चीज़ का जो तुलना होता है वही कहलाता है एनालॉजी। टू एक्सप्लेन मोर क्लियरिटी, राइटर यूज़ एनालॉजी टू मेक रीडर अंडरस्टैंड।
राइटर यूज़ करता है एनालॉजी का रीडर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट इन सिंपल फॉर्म, किसी भी कठिन विषय को सरल शब्दों में समझाने का एनालॉजी के माध्यम से प्रयास करता है। एग्जाम्पल से समझिए। फ्रांसिस बेकन यूजेस एनालॉजीज ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडी निबंध जो है फ्रांसिस बेकन का, इसमें उन्होंने एनालॉजी का यूज किया है। कैसे समझिए। उन्होंने कहा है कि रीडिंग मेक अ मैन फुल, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। Here he compares reading writing to tools that shape human ability। तो इस तरह से एनालॉजी का अर्थ हुआ दो असमान चीज़ों की तुलना कर किसी विचार को सरल शब्दों में समझाना। बेकन ने पढ़ाई को मनुष्य की बुद्धि को पूर्ण करने वाला बताया है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझाकर पूरे अपने आइडिया को बताया है। प्रोज डिवाइस एंटीडॉट। एनीडॉट क्या होता है? व्हाट इज एन एनीडॉट? इससे क्वेश्चन आता है, इसकी डिफिनीशन देखिए। आंसर में है एन एनीडॉट इज अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। एनेक्डॉट क्या होती है? एक शॉर्ट छोटी इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्ण स्टोरी होती है अबाउट अ रियल पर्सन, किसी रियल असली व्यक्ति के बारे में, और इंसिडेंट्स किसी घटना के बारे में। इट एड्स लाइफ एंड इमोशन टू राइटिंग। यह ऐड करता है, शामिल करता है लाइफ एंड इमोशन किसी के जीवन और भावनाओं को टू राइटिंग, राइटिंग में ऐड होता है यह। तो एनीडॉट का मतलब समझिए कि यह शॉर्ट स्टोरी होती है किसी रियल पर्सन और इंसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें कि लाइफ और इमोशंस को लिखा जाता है, लाइफ और इमोशंस के बारे में। चलिए देखते हैं। तो ऑथर यूज एनीडॉट टू सपोर्ट एन आइडिया और टीच अ मोरल। ऑथर जो है एनीडॉट्स का यूज़ करता है किस लिए? सपोर्ट करने के लिए, किसी भी विचार को सहायता देने के लिए, जिससे कि हमें कुछ सीखते हैं। टीच अ मोरल, किसी आइडिया या मोरल नैतिक भावना को समझाने के लिए एनेक्डोट का यूज़ ऑथर करता है। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि इन मैनी एसेज, बहुत सारे एसेज में, जैसे कि सबसे पहला एसे आता है एपीजे अब्दुल कलाम का एसे जो है, शेयर्स रियल लाइफ स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ टू इंस्पायर यूथ, दीज आर एनेक्डोट्स। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज को शेयर किया है हिज लाइफ टू इंस्पायर यूथ, यूथ्स को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें एक मोरल देने के लिए, एक संदेश देने के लिए। तो यह क्या कहलाती है? एनेक्डोट्स। जैसे कि एनेक्डोट एक छोटा और वास्तविक प्रसंग होता है जो कि लेख को रोचक और जीवंत बना देता है। एपीजे अब्दुल कलाम जीवन की घटना बताकर युवाओं को प्रेरित करते हैं। फिर आ जाता है अगला टॉपिक प्रोज डिवाइस, जिसका नाम है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है मीन प्लेसिंग अपोजिट। इसमें भी दो अपोजिट आइडियाज़ को साथ रखकर उन दोनों में कंट्रास्ट हाईलाइट किया जाता है कि उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए समझते हैं डिफिनेशन से। एंटीथेसिस मीन प्लेसिंग अपोजिट आइडियाज़, मतलब दो अपोजिट आइडियाज़ को साथ में रखकर, टुगेदर इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में दोनों आइडियाज़ को रखकर, टू क्रिएट कंट्रास्ट, दोनों में एक कंट्रास्ट क्रिएट करना, हाईलाइट ट्रुथ, किसी भी सच्चाई को दिखाने के लिए दो अपोजिट आइडियाज़ को साथ में रखकर उनकी तुलना करना ही कहलाता है एंटीथेसिस। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए। एक स्पीच है, एक एग्जाम्पल है, स्पीच इज सिल्वर, बोलना जो है वो चांदी है, बट साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन चुप रहना वो गोल्ड के, सोने की तरह है। तो इसमें क्या किया गया है? इन दोनों सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस ये हुआ कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज
गोल्डन। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अपोजिट आइडियाज़ हैं ना, अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन इन्हें साथ में रखा गया है, एक सेंटेंस में रखा गया है और दोनों में कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है। क्या बताने के लिए? ट्रुथ को हाईलाइट करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। हियर अपोजिट सेंटेंस, हियर अपोजिट आइडियाज स्पीच एंड साइलेंस आर यूज्ड टू शो विजडम। विजडम यानी बुद्धिमानी को दिखाने के लिए यह सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि बेकन्स आल्सो यूज्ड एंटीथेसिस ऑफ स्टडीज। बेकन्स ने भी एंटीथेसिस का यूज़ किया है अपने ऐसे में। देखिए कैसे इन्होंने यूज़ किया है। बेकन्स आल्सो यूज्ड एंटीथेसिस इन ऑफ स्टडीज़, जो इनके ऐसे है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। उन्होंने कहा है कि क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर्ड देम एंड वॉइस मैन यूज देम। एंटीथेसिस का जो अर्थ है वो विपरीत विचारों को एक साथ रखकर सत्य को उजागर करना, किसी ट्रुथ को बताने के लिए, किसी सच्चाई को बताने के लिए जब राइटर दो विरोधाभास सेंटेंसेस को, दो अपोजिट सेंटेंस को एक जगह रखता है और दोनों में जो है दोनों को दिखाता है, जिससे यह वाक्य को प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एन एफ्रिज्म? एफ्रिज्म क्या होता है? आंसर देखिए, एन एफ्रिज्म इज अ शॉर्ट वॉइस एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट। एक ऐसा वाक्य जो कि बहुत ही छोटा होता है, वॉइस यानी जिसमें बुद्धिमानी, और मेमोरेबल जो याद करने में भी आसानी होती है, जिसे एक सेंटेंस या स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि छोटा, वॉइस और मेमोरेबल होता है। चलिए देखते हैं। राइटर लाइक फ्रांसिस बेकन आर फेमस फॉर एफ्रिज्म। एफ्रिज्म मतलब होता है कहावत। फ्रांसिस बेकन जो है वो कहावत के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं। उनकी एक बहुत ही पॉपुलर जो कहावत है, एफ्रिज्म है, वो है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, और रीडिंग मेक अ फुल मैन, और रीडिंग जो है वो मनुष्य को पूर्ण बनाती है। दीज स्टेटमेंट्स आर शॉर्ट, ये छोटे सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, फुल ऑफ विजडम, बुद्धिमानी से भरे हुए हैं, ईजी टू रिमेंबर, और इन्हें याद करना भी बहुत आसानी है इन्हें याद करने में, और डीप मीनिंग, और इनका बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? एफ्रिज्म। एफ्रिज्म जो होता है वह छोटा वाक्य है जिसमें गहरी सीख या सच्चाई छुपी होती है। बेकन के निबंध इसी के लिए प्रसिद्ध है। आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिक्शन? डिक्शन भी एक प्रोज डिवाइस है, तो चलिए देखते हैं डिक्शन का मतलब क्या होता है। डिक्शन मीन्स द राइटर चॉइस ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का मतलब होता है जो राइटर, लेखक है, उसकी पसंद ऑफ वर्ड, वो जो भी वर्ड्स को चूज़ कर रहा है अपनी स्टोरी या फिर अपनी प्रोज राइटिंग को लिखने में, जिन वोकैब का यूज कर रहा है, जिन मुहावरों का, एफ्रिज्म का यूज कर रहा है, वो सभी कहलाता है डिक्शन। एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, और वह किस स्टाइल में जो है स्टोरी या फिर ऐसे की तरह किस तरह से वो जो है सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, यही सब मिलकर बनता है डिक्शन। तो देखते हैं, गुड डिक्शन डिपेंड ऑन क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी एंड करेक्टनेस। जो एक अच्छा डिक्शन होता है, जो भाषा शैली यूज की जाती है, जो स्टाइल यूज किया जाता है राइटर के द्वारा किसी भी राइटिंग को लिखने में, वह जो कैसा होना चाहिए, वह जो है क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल साधारण होना चाहिए, और करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अ राइटर चूज वर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इस तरह से देखा कि राइटर जो होता है वो किन वर्ड को चूज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के
कि पोएटिक है, फॉर्मल है और कन्वर्सेशनल है। ये सभी स्टाइल हैं किसी भी राइटिंग के। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, इनका जो ऐसे है हैज़ इमोशनल पोएटिक डिक्शन, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, भावुकता भरा है और पोएटिक डिक्शन, यह एक कविता के तरह लिखा गया है। वाइल बेकन्स प्रोज इज मोरल एंड वॉइस, जबकि जो बेकन्स ने ऐसे लिखा है ऑफ स्टडीज़, यह जो है एक मोरल है, नैतिक है, एंड वॉइस बुद्धिमानी से भरा हुआ है ना। तो डिक्शन का अर्थ होता है शब्द का चयन। अच्छा लेखक वही है जो अपने विचारों को सटीक और सुंदर शब्दों में व्यक्त करता है, यानी बहुत ही सटीक, स्पष्ट और सुंदर, जिन्हें पढ़ने में हमें बोर ना हो। अब आ चुका है सबसे लास्ट जो आपका प्रोज डिवाइस है, व्हाट आर ह्यूमर एंड पैथोस इन प्रोज। प्रोज राइटिंग में ह्यूमर और पैथोस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है ह्यूमर एंड पैथोस। डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले ह्यूमर देखेंगे। ह्यूमर इज द जेंटल लाउटर और एमोशमेंट दैट मेक्स द रीडर स्माइल। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, जिन्हें पढ़ने से आपको हंसी आ जाए। लाउटर यानी हंसी। एम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, तो जिन्हें पढ़ने से केवल हमें हंसी आए, हमें बहुत ही हैप्पी फील हो, वह जो है ह्यूमर कहलाता है। जबकि पैथोस इज़ डीप इमोशन और सैडनेस, जबकि पैथोस जो होता है उसमें गहरा भाव छिपा होता है, सैडनेस और दुख की बातें रहती हैं। दैट टच द हार्ट, जो कि हमारे हार्ट को छू जाती हैं। हम तो जैसा कि मैनी ग्रेट एक्टर्स, जो मैनी ग्रेट राइटर्स, बहुत से जो महान लेखक हैं, बैलेंस बोथ, दोनों को बैलेंस करके ही अपनी राइटिंग को लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। जैसा कि लाउटर एंड टीयर, मतलब हंसी और सुख दुख दोनों का मिलाप करके। जैसा कि टू रिफ्लेक्ट रियल लाइफ, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ड्रीम चिल्ड्रन में चार्ल्स लैम्ब जो थे वो मिक्स ह्यूमर इन चिल्ड्रन टॉक, उन्होंने अपनी कहानी को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें कि वो अपने चिल्ड्रन से बातें कर रहे हैं। और पैथोस क्या है, व्हेन दे रिवील्स द चिल्ड्रन आर इमेजिनेशन, और पैथोस कब आता है कि जब यह रिवील होता है कि वो जो बातें कर रहे हैं वह केवल एक उनका इमेजरी था और ना कि वह रियल उनके बच्चे थे ना, तब हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है यह जानकर। उसके बाद है ह्यूमर, और ह्यूमर यानी हास्य, पैथोस यानी करुणा, दोनों ही जीवन की सच्ची भावनाएं हैं। लैम्ब की ड्रीम चिल्ड्रन में दोनों का सुंदर संगम है। तो इस तरह से यूनिट 3 तक आपका सिलेबस हो चुका है। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4। अब हम आ चुके हैं शॉर्ट स्टोरीज़ पर। अब यहाँ से आपका सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिल्कुल भी आपको एकदम ऐसा नहीं है कि कुछ ना समझ आएगा। बहुत ही इजी तरीके से सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपको समझाएंगे और सभी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, ये सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और वर्ड लिमिट के साथ हम आपको इनका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 4 में, जैसे कि हमने बताया शॉर्ट स्टोरीज आती हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज में जो सबसे पहली स्टोरी आती है उसका नाम है द लास्ट लीव, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। सेकंड आती है द लैमेंट, जिसके राइटर हैं एंटोन चेकोव। थर्ड स्टोरी आती है शॉर्ट स्टोरी डायमंड नेकलेस, जिसके राइटर हैं गाय डे माउपासंत। उसके बाद आता है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। चलिए एक एक करके सभी स्टोरीज को देखते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे 250 वर्ड्स में आंसर को लिखना, हिंदी के साथ बताएंगे और याद रखने का भी ट्रिक बताएंगे ताकि आप जो है नोट को अच्छी तरह से याद रख सकें। चलिए देखते हैं, सबसे पहला आता है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टोरी एंड मोरल ऑफ द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी। वर्णन कीजिए स्टोरी का, द लास्ट लीव स्टोरी का वर्णन कीजिए और साथ ही इसका जो मोरल है उसे भी बताइए, यानी हमें क्या मैसेज देना चाह रही है यह स्टोरी।
जो कि लास्ट लीव आपकी स्टोरी है, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। तो चलिए देखते हैं, आंसर लिखिए द लास्ट लीव। द लास्ट लीव इज अ टचिंग स्टोरी, फ्रेंडशिप, होप एंड सेक्रीफाइस। इसमें मुख्य रूप से इस स्टोरी में फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती के बारे में बताया है राइटर ने, और होप यानी आशा के बारे में, और सेक्रीफाइस के बारे में। इट टेल्स अबाउट टू आर्टिस्ट, यह हमें दो आर्टिस्ट के बारे में बता रही है जिनका नाम है सू एंड जॉन्सी, हु लिव टुगेदर, जो कि साथ साथ रहती हैं। जॉन्सी फॉल इल, जॉन्सी जो है वो बीमार पड़ जाती है विद निमोनिया एंड लॉसेस होप। जॉन्सी बीमार हो जाती है और वह निमोनिया से बीमार है, और वह अपना आशा जो है वो खो देती है, लॉसेस होप, थिंकिंग, और यह सोचती है शी विल डाई व्हेन द लास्ट ईवी, और वो क्या सोच रही है कि जिस दिन बेल उसकी खिड़की के सामने वो खिड़की खोलती है तो उसे एक बेल का पेड़ दिखाई देता है, और वह क्या करती है कि रोज़ जो उसकी लीव्स है उन्हें काउंट करती है, जो भी रिमेनिंग लीव्स रह जाती हैं ट्री पे वह उन्हें गिनती है, और ऐसा मानती है कि जिस दिन एक लास्ट लीव जो है वो उस पेड़ पर लगा हुआ है, जिस दिन वह गिरेगा उस दिन जॉन्सी की मृत्यु हो जाएगी। वह अपना आशा जो है वो खो बैठी है। लास्ट ईवी लीव आउटसाइड हर विंडो फॉल्स, ना जिस दिन वह गिरेगा उस दिन वह मर जाएगी। बट देयर ओल्ड नेबर, पर उसके जो ओल्ड नेबर हैं जिनका नाम है बहरमैन, यहाँ से एंट्री होती है थर्ड कैरेक्टर की, जो कि एक ओल्ड पेंटर है और इसका नाम है बहरमैन, जो कि पेंट अ लीव, एक लीव बनाता है, एक पत्ती बनाता है, ऑन दी वॉल, दीवार पर, ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, एक ऐसी रात जिस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, बारिश हो रही होती है, टू गिव हर होप, उसे आशा देने के लिए जॉन्सी को वह जो है एक लीव को पेंट करता है, एक पत्ती बनाता है दीवार पर। शी रिकवर्स बट बहरमैन डाई ऑफ निमोनिया, वो जो है रिकवर हो जाती है, जॉन्सी को एक आशा मिलती है उस पत्ती को देखकर, और धीरे धीरे वह ठीक होने लगती है। बट बहरमैन जो होता है वो डाइस ऑफ निमोनिया, वो जो है निमोनिया से जो है अंत में वो अपनी लाइफ खो देता है। हिज आर्ट सेव्ड हर लाइफ, लेकिन उसका जो आर्ट है, उसकी जो कला है, उसने जॉन्सी की लाइफ को सेव कर लिया, बचा लिया। द स्टोरी टीचर्स, तो इस तरह से थी स्टोरी। क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, पहला स्टोरी को डिस्क्राइब करना और दूसरा फिर उसका मोरल क्या है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यह स्टोरी हमें क्या मोरल देना चाह रही है। द स्टोरी टीच दैट, स्टोरी हमें यह बता रही है कि होप गिव्स लाइफ, जो एक आशा होती है वह एक नया जीवन देती है, एक लाइफ देती है। एंड गिव्स ट्रू आर्ट इंस्पायर्स अदर, और जो एक सच्ची कला होती है वह दूसरों को प्रेरणा देती है ना। बहरमैन पेंटेड लीफ बिकेम अ सिंबल ऑफ फेथ, बहरमैन ने जो पेंटेड अ लीफ, जो उन्होंने पत्ती बनाई थी, वह जो है एक प्रतीक बन गई, वह पत्ती सिंबल ऑफ फेथ, विश्वास का, करेज, साहस का, एंड सेल्फलेस लव, और जो है निस्वार्थ जो लव है, प्रेम है, जो कि बहरमैन ने दिखाया, साहस जो कि उसने किया, और विश्वास कि हाँ यह लीव बना दूंगा तो शायद किसी की जान बच जाए। तो इस तरह से था ये स्टोरी। अब चलिए देख लेते हैं, थोड़ा और समझा देते हैं आपको, हिंदी में समझ लीजिए। द लास्ट लीव एक भावनात्मक कहानी है, टचिंग कहानी है न, जो कि दोस्ती और आशा और बलिदान सिखाती है, जो कि हमें दोस्ती और एक आशा के विषय में और बलिदान के विषय में सिखाती है। जॉन्सी बीमार होकर हिम्मत खो देती है, पर बहरमैन जो होता है उसकी जान बचाने के लिए नकली पत्ता बना देता है, वह मर जाता है, पर जॉन्सी जो है वो ठीक हो जाती है। तो यह स्टोरी हमें यह संदेश दे रही है कि उम्मीद ही जीवन है, सच्चा कलाकार वही है जो दूसरों की जीवन में विश्वास ला सके। अब देखिए सेकंड शॉर्ट स्टोरी जो है आपके सिलेबस में, जिसका नाम है द लैमेंट। इस स्टोरी से जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लैमेंट बाय एंटोन चेखव, इसकी थीम क्या है, इस स्टोरी की विषय क्या है।
जिसके राइटर हैं एंटोन चेखव। चलिए देखते हैं इस स्टोरी की थीम को। थीम यानी विषय क्या है, किस विषय पर ये स्टोरी आधारित है, किस। तो द लैमेंट जो है प्रेजेंट द डीप शैरो, द लैमेंट प्रेजेंट्स, द लैमेंट जो स्टोरी है हमें यह दिखाती है डीप सॉरो, गहरे दुख के बारे में, ऑफ अ पुअर कैब ड्राइवर, एक जो गरीब कैब ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है आयोना पोटव, इसी के दुख के बारे में, एक गहरे दुख के बारे में आयोना पोटव जो कि एक गरीब कैब ड्राइवर होता है, इसी के दुख को प्रेजेंट करती है, दिखाती है यह स्टोरी, जिसका नाम है दी लेमेंट। हुज सन हैज़ डाइड, जिसका बेटा जो है वह डाइड यानी जिसने अपना जीवन खो दिया है। तो एंटोन चेखव जो होता है जिन इस चैप्टर के राइटर हैं, और वह बताते हैं कि आयोना एक पुअर कैब ड्राइवर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। ही वॉन्ट टू शेयर हिज पेन, और वह चाहता है टू शेयर हिज पेन, अपने इस दुख को किसी के साथ शेयर करना, किसी को बताना। बट नो वन लिसन, पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा होता है। नॉट हिज पैसेंजर्स, जो उसके पास पैसेंजर्स आते हैं वो भी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। नॉट इवन स्ट्रेंजर्स, और जो अजनबी लोग हैं वह भी उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। फाइनली ही टॉक टू हिज हॉर्स, और अंत में क्या होता है, आयोना जो है वो अपने हॉर्स, उसका जो घोड़ा होता है उससे बात करता है। फाइनली ही टॉक टू हिज हॉर्स इन टीयर्स, उसके बाद क्या होता है, थ्रो दिस Chekhov shows the lineage, emotion and in human life. This story has a tone of sadness and realism. Though this story shows the lineage and emotions को दिखाती है यह स्टोरी ह्यूमन के लाइफ में। द स्टोरी हैज़ अ टोन ऑफ सैडनेस, इस स्टोरी में एक जो स्टोरी का टोन है वो सैडनेस एंड रिलीज़ में बहुत ही ज़्यादा वास्तविक और दुखपूर्ण है। एक्सप्रेसिंग दैट, यह बता रहा है, यह एक्सप्रेस कर रहा है हर्ट क्रेव सिंपैथी, कि सभी के दिल में दया होना चाहिए। द लेमेंट एक बूढ़े गाड़ी वॉन की दुख भरी कहानी है जो अपने बेटे की मौत का दर्द किसी से बांटना चाहता है पर कोई नहीं सुनता। आखिर में वह अपने घोड़े से बात करता है। यह कहानी हमें संदेश देती है, बताती है कि आज का समाज संवेदनहीन हो गया है, पर हर इंसान को सहानुभूति की ज़रूरत होती है। इसके बाद आती है थर्ड स्टोरी जिसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द नेकलेस, द डायमंड नेकलेस बाय गाइडे माओपाशांत। इसके राइटर हैं गाइडे माओपाशांत और इस स्टोरी का मोरल है या हमें क्या संदेश देना चाहती है। चलिए देखते हैं आंसर को। द डायमंड नेकलेस इज़ अ स्टोरी अबाउट प्राइड, ग्रीड एंड फेथ। यह जो डायमंड नेकलेस स्टोरी है यह इस बारे में है, प्राइड घमंड, ग्रीड मतलब लालच एंड फेथ मतलब भाग्य के बारे में यह स्टोरी है। मल्टिल्डा लॉसेल ड्रीम्स ऑफ लग्जरी। मल्टिल्डा जो इसकी मेन कैरेक्टर होती हैं वो ड्रीम सपने देखती हैं हमेशा लग्जरी लाइफ का, बट इज़ पुअर, लेकिन वह जो है गरीब हैं। शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस, वह एक उधार लेती हैं डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ पार्टी, फॉर अ पार्टी, एक पार्टी के लिए वह एक डायमंड नेकलेस को उधार लेती हैं और वो खो भी देती हैं उस नेकलेस को। एंड स्पेंड 10 years रिपेइंग दी डेप्थ, और 10 साल वह अपना उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए पैसे जुटाती रहती हैं। वनली टू लर्न लेटर दैट नेकलेस वॉज फेक, और अंत में उन्हें पता चलता है कि वह नेकलेस जो होता है वह ओरिजिनल नहीं होता, रियल डायमंड का नहीं होता। द स्टोरी टीच दैट प्राइड एंड शो ऑफ ब्रिंग मिजरी। यह स्टोरी हमें बताना चाह रही है कि घमंड और शो ऑफ, फालतू दिखावा जो है वो लाइफ में दुख लाता है। हॉनेस्टी विद कंटेंटमेंट, और ईमानदारी जो है वो हमें हमारे जीवन में जो है हॉनेस्टी जो है ईमानदारी के साथ संतोष रखना ही रियल हैप्पीनेस है लाइफ में। माओपाशांत यूजेस आयरनी ब्यूटीफुली,
माओ प्रशांत जो है द एंडिंग शॉक, एंडिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है द रीडर एंड डिलीवर्ड द मोरल। यह कहानी जो है अभिमानी स्त्री की है जो दिखावे के लिए गहना उधार लेती है और उसे खोकर जीवन भर मेहनत करती है और अंत में क्या पता चलता है कि वह हार नकली था। तो यह स्टोरी हमें यह संदेश दे रही है कि दिखावा और लालच जो है हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टोरी पर जिसका नाम है राइट द समरी एंड मैसेज। मैसेज और समरी को बताना है स्टोरी का, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के द्वारा यह लिखा गया है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। चलिए देखते हैं। तो द लॉस्ट चाइल्ड डिस्क्राइब द स्मॉल बॉय हु गोज टू प्ले फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा होता है, स्मॉल बॉय होता है जो अपने माता पिता के साथ जाता है मेले में। He is fascinated by toy sweets and the fair colors. वह वहाँ जाने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स और टॉयज़ खिलौनों को देखकर और कलर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा जो है खुश होता है। बट हिज पेरेंट्स सेज नो टच नो ईच टाइम। उनके पेरेंट्स जो हैं वो उसे नहीं कहते रहते हैं और बार बार वह खरीदने के लिए कहता है। सडनली ही गेट्स लॉस्ट, अचानक से वह जो है वो गायब हो जाता है इन द क्राउड, भीड़ में, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगता है फॉर हिज मदर एंड फादर, और अपने माता पिता के लिए रोने लगता है। व्हेन अ काइंड मैन, तभी एक क्या होता है दयालु आदमी जो है वहाँ आता है, ऑफर्स टॉय, और उसे खिलौने और स्वीट्स दिलाता है। द चाइल्ड रिफ्यूज, लेकिन बच्चा लेने से मना करता है। ही वॉन्ट ओनली हिज पेरेंट्स, और केवल वह कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। द स्टोरी शोज इनोसेंस, लव एंड द बॉन्ड बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स। मटेरियल थिंग लॉस वैल्यू व्हेन लव इज लॉस्ट। तो यह कहानी जो है एक बच्चे की है जो मेले में खो जाता है और जो मिठाई और खिलौनों में खोया रहता है, पर जब उसके माता पिता नहीं मिलते तो वह सब बेकार लगता है उसे। और यह स्टोरी हमें यह संदेश देती है कि माता पिता का स्नेह ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, वस्तुएं नहीं। यूनिट नंबर 5 जिसमें क्या आता है प्रोज एसेज। जो प्रोज के एसेज हैं आपके सिलेबस में ये सभी देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 5 में। सबसे पहला जो एसे है वो है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, सेकंड है चार्ल्स लैम्ब का डीम चिल्ड्रन, फिर आता है थर्ड एपीजे अब्दुल कलाम का पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, सबसे लास्ट में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रस्ट विद डायनेस्टी। एक्सप्लेन द मेन थीम ऑफ फ्रांसिस बेकन्स ऑफ स्टडीज। जो फ्रांसिस बेकन का ऐसे है ऑफ स्टडीज, इसका मुख्य थीम क्या है, विषय क्या है। आंसर लिखिए। इन ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन इन लाइफ। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन ने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, महत्व बताया है रीडिंग यानी पढ़ने का, राइटिंग यानी लिखने, और डिस्कशन बातचीत करने का इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो इन सभी का महत्व है इसके बारे में इस हिस्से में बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। स्टडीज जो होती है पढ़ाई व अध्ययन जो है सर्व फॉर डिलाइट, ऑइनमेंट एंड एबिलिटी। यह हमारे आचरण को सुंदर बनाती है और हमारी योग्यता और डिलाइट, इन सभी चीज़ों। He also warned that too much study can make a man lazy. वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अध्ययन करना भी मनुष्य को आलसी बना देता है, इफ़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, यदि पढ़ाई का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो। बेकन्स के एडवाइस देते हैं दैट बुक शुड बी रीड वाइसली। वो कह रहे हैं कि बुक को बहुत ही ज़्यादा वॉइसली, बहुत ही ध्यान से, बुद्धिमानी के साथ पढ़ना चाहिए। सम टू बी टेस्टेड,
और वो कुछ टाइप्स बता रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है बुक्स को पढ़ने के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसा कि सम टू टेस्टेड, कोई जो है थोड़ा सा पढ़ता है और कोई जो है बहुत पूरी किताब को बहुत जल्दी में पढ़ता है, एंड फ्यू स्योर्ड एंड डाइजेस्ट।